नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां से हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं, आपसे, हमसे, हमारे समाज से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं, तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। राष्ट्र सर्वोपरि की इसी भावना के साथ आज जिस पहली खबर की तरफ जनमत के इस मंच से आपको लिए चलूंगी, दरअसल उसमें राष्ट्र की सुरक्षा की भावना छिपी हुई है। वो हमें और आपको सतर्क कर रहा है, सावधान कर रहा है कि कैसे बहुसंख्यक हिंदुओं के इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसे घुसपैठिए आ चुके हैं जिन्होंने हमारे ही अधिकारों का दोहन करके हिंदुओं का हनन करना शुरू किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों आज की मांग बनती जा रही है? आज पहली खबर जनमत में इसी से जुड़ी हुई है। आज के समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है और इसका कारण भी काफी महत्वपूर्ण है। कारण है भारत के उन जिलों की सूची जहां पर मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, जहां पर प्रजनन दर सामान्य से कहीं अधिक हो चुका है, लेकिन इस पर तो चर्चा ही नहीं होती है। कहा जाता है कि इस पर जैसे ही चर्चा शुरू होती है, सहिष्णुता असहिष्णुता की बहस शुरू हो जाती है, जबकि हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि हमारे ही देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुका है। कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां इसी तरह के पैटर्न से एक संपूर्ण राष्ट्र का इस्लामीकरण कर दिया गया है और इसी के चलते जनसंख्या नियंत्रण दिवस यानी 11 जुलाई यानी कल के दिन से पहले देश भर में एक बड़ा वर्ग मांग कर रहा है कि अगर भारत को बचाना है तो जनसंख्या विस्फोट पर रोक लगानी होगी। समय की मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून। गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हुए षड्यंत्रकारी जिहादी जिन्होंने जनसंख्या को अपना हथियार बना लिया है, अगर आप भारत का गजवाए हिंद होने से बचाना चाहते हैं तो जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। वास्तव में इस मांग का मुख्य कारण है मुस्लिम बहुल जिलों में जनसंख्या वृद्धि की गति और ये सवाल कि क्या सरकार को अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम आज आपके सामने केवल छिछली बातें नहीं करेंगे, हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे। ग्राफिक्स के जरिए उस फैक्ट्स को हमने आपके सामने रखने की कड़ी शुरू कर दी है। ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हर एक राज्य में कुछ विशेष ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का यह जिला है, 66% मुस्लिम आबादी के साथ सबसे ऊपर है और ये वही मुर्शिदाबाद है जहां पर इन मुसलमानों के चलते हिंदुओं को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था, पलायन करना पड़ा था। दूसरा नंबर मालदा का आता है जहां पर 52% है मुसलमानों की आबादी। अब उत्तर प्रदेश आ जाइए, पश्चिम बंगाल के ही उत्तर दिनाजपुर की भी अगर बात की जाए तो यहां पर लगभग 50% आबादी के साथ ये तीसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में तो आपने देख लिया, बात बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार का किशनगंज जिला जहां मुस्लिम जनसंख्या 68% है, तेज प्रजनन दर के कारण ये चर्चा में है। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया जैसे जिले भी पूर्वी भारत में चिंताजनक स्थिति लेकर आ चुके हैं। वही बात बॉर्डर स्टेट्स की जाए, असम की बात पूर्वोत्तर का राज्य है, यहां पर धुबरी में तो 79% 79% मुस्लिम आबादी है और यहां की जो टोटल फर्टाइल रेट है
प्रजनन दर है वो 2.8 से अधिक है। बरपेटा में 70%, करीमगंज में 52%, हैलाकांदी में लगभग 60% आबादी के साथ ये वो जिले हैं जहां पर लगातार हिंदुओं की आबादी कम हुई और मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई है। उत्तर भारत में रामपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे वेस्ट यूपी के जिले खास चर्चित हैं, जहां मुस्लिम आबादी अगर देखें तो 51%, 48%, 41%, मतलब 50 के लगभग या 50% को क्रॉस करती हुई नजर आती है। इन जिलों में जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है। केरल जैसे राज्य में जहां पर साक्षरता सबसे ज्यादा है, वहां पर भी किस तरह से इस राज्य का इस्लामीकरण हुआ, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ी। जैसे मल्लपुरम की अगर बात की जाए तो 73% मुस्लिम आबादी के साथ राज्य का सबसे अधिक मुस्लिम बहुल इलाका ये बन चुका है। वहीं कोझिकोड में यह आंकड़ा 44% है। दिल्ली की अब बात कर लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां पर एक नहीं कई ऐसे इलाके हैं जो लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, नो गो एरियाज तक बन गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओखला इलाके में मुस्लिम आबादी वार्ड स्तर पर 55% तक पहुंच चुकी है। वहीं हरियाणा के मेवात की बात की जाए तो नूंह में जो प्रजनन दर है वो 3.9 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। झारखंड का भी यही हाल है। साहिबगंज, राजस्थान का भरतपुर, महाराष्ट्र का मालेगांव और एनसीआर के इलाकों में बवाना, सीलमपुर भी इस सूची में शामिल है। वास्तव में इस पूरी सूची में ऐसे जिलों की संख्या 250 से ज्यादा है जहां जनसंख्या असंतुलन अब नीति का नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। अब जरा ध्यान दें प्रजनन दर पर। जरा प्रजनन दर वाली प्लेट लेकर आए ताकि हमारे दर्शकों को चीजें क्लियर होती रहे। मेवात में मुस्लिम टीएफआर की अगर बात की जाती है तो 3.9 है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर 2.1 है, यानी अंतर खुद आप समझ सकते हैं। धुबरी में देखा जाए तो मुस्लिमों की जो प्रजनन दर है वो 3.7 है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर 1.9 है। किशनगंज में ये अंतर 3.5 बनाम 2.2 का है। मल्लपुरम जैसे पढ़े लिखे जिलों में भी ये फासला 2.9 बनाम 1.6 बना हुआ है, यानी 2.9% मुस्लिम आबादी का रेट है तो 1.6 के रेशियो से हिंदू आबादी बढ़ती है। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये सभी आंकड़े जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विभिन्न शोध संस्थानों की रिपोर्ट्स पर आधारित है। इससे पहले 2018 में भी ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस में आया था, जब राष्ट्र निर्माण संस्था के अध्यक्ष और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने 18 फरवरी से 22 अप्रैल तक 20,000 किलोमीटर की भारत बचाओ यात्रा निकाली थी, जिसका समापन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था। इस यात्रा में देश भर से लाखों लोग शामिल हुए थे। 10 करोड़ हस्ताक्षर के समर्थन के साथ ये मांग दोहराई गई थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, क्योंकि यही भारत को बचाने की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। अब 2025 में जनसंख्या नियंत्रण दिवस से ठीक पहले देश की निगाहें एक बार फिर इस मुद्दे पर टिक गई हैं। क्या सरकार इस बार कोई ठोस कदम उठाएगी या ये विषय फिर से चर्चा तक ही सीमित रह जाएगा? आज रात जनमत में यही सबसे बड़ा सवाल है, जिस सवाल पर आकलन केवल सरकार को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विपक्ष, संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्रवादी, संपूर्ण सनातनियों को करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए गजवाए हिंद की संकल्पना के साथ घुसपैठियों ने भारत की अस्मिता को अपनी जद में, अपने जंजाल में ले लिया है, ऐसे समय में भारत सरकार, भारत के राष्ट्रवादी, भारत के लोग, हम भारत के लोग
अपने संविधान, अपने देश को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ जरूर महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। कुछ ही दिनों में मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि इस सेशन में सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी चर्चा जरूर करेगी। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून ये समय की मांग है। समय की मांग इसलिए है क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। हिंदू हम दो हमारे दो की पंक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों में जहां 4 बीवियों की और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की संकल्पना है, जहां पर अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान का वो स्टेटमेंट जो मैंने कल भी आपके सामने रखा था कि कहा गया था कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो क्या ये हंस के लेने के पीछे आबादी ही सबसे बड़ा अगर हथियार बन रहा है, तो जरूरत है कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाए। सबके लिए हो हम दो और हमारे दो का नारा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, इसमें केवल प्रजनन दर ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो घुसपैठिए भी जिम्मेदार हैं, वो फर्जी चेहरे, वो फर्जी लोग भी जिम्मेदार हैं, फर्जी घुसपैठिए जिम्मेदार हैं, जो भारत की पूरी तस्वीर को बदल रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार खास तौर से एक विशेष प्रक्रिया की शुरुआत की गई बिहार से, जब SIR यानी सीरियस इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट को लेकर जब प्रक्रिया शुरू होती है, तो सीधे तौर पर विपक्ष बौखला उठता है, क्योंकि विपक्ष के लिए ये फर्जी वोटर्स उनकी वोट बैंक का आधार है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी समय, परिस्थिति, काल को समझते हुए विपक्षियों के सामने एक ऐसा स्टेटमेंट रखा जो सुप्रीम कोर्ट का विपक्षियों पर करारा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही ये प्रक्रिया असंवैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक है। ये सीधे सीधे विपक्ष को एक करारा तमाचा है। सवाल ये है कि क्या वोटर लिस्ट में फर्जी नाम हटाना विपक्ष को बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि विपक्ष की पूरी राजनीति इन्हीं फर्जी वोटर्स पर आधारित है? क्या बिहार में देशभक्ति की गिनती हो रही है और गद्दारों की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? सवाल यह भी है कि क्या घुसपैठियों के वोट पर टिकी राजनीति अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चकनाचूर होने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया जिससे विपक्ष की सियासी दुकानों पर ताला पड़ गया है। अब चुनाव आयोग बिना रुकावट के बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई करेगा, फर्जी नाम हटा देगा, घुसपैठियों की पहचान करेगा। और यही बात सबसे ज्यादा उन दलों को अखर रही है, उन्हें खल रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से वोट लेकर कुर्सी पाने की चाहत रखते हैं। ये वही विपक्ष है जो रोहिंग्याओं को शरणार्थी कहता है, जो घुसपैठियों को माइनॉरिटी बताकर संसद तक पहुंचाना चाहता है और जो वोटर लिस्ट में नागरिकता की जांच को संविधान विरोधी बताता है। सवाल यह है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो इस देश की संवैधानिक संस्था को यह अधिकार है कि आपकी नागरिकता को सामने रखते हुए, आपकी नागरिकता की पहचान करते हुए असल में भारत की अस्मिता को वो बचा कर रखे, और यही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्रक्रिया जारी रखने के लिए सीधे तौर पर कहा है और विपक्ष को सीधे ये कह दिया गया है कि SIR कोई असंवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। हालांकि आधार को लेकर जरूर कुछ सवाल खड़े हुए हैं, तो ये सवाल और अब आने वाले समय में चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा, 28 जुलाई को इसकी अगली तारीख सुनिश्चित कर दी गई है। ऐसे में 25 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन ये पूरी प्रक्रिया समाप्त करके जो भी सवाल पूछे गए हैं कोर्ट की तरफ से, उन सवालों के जवाब 28 तारीख को लेकर सामने हाजिर होगा। लेकिन उससे पहले विपक्ष जिस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा था, इस प्रक्रिया को, वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दे रहा था, उसे साफ तौर पर
सुप्रीम कोर्ट ने जायज माना है, संवैधानिक माना है, यानी ये सीधे सीधे तय हो जाएगा अब कि घुसपैठिए जाएंगे या फिर लोकतंत्र जाएगा। ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो गया था, विपक्ष लगातार इस बात को बताने की कोशिश कर रहा था, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को अपना हथियार बना लिया है। इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इस फैसले के जरिए विपक्षियों को उनके कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। इस पूरे मसले पर दिन भर किस तरह से राजनीति होती रही, क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती रही, ये आने वाले समय में देश की राजनीति, बिहार की राजनीति पर कितना असर डालेगी, आइए ये सब समझते हैं हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों के खेमे में खलबली मच गई है। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर जबरदस्त राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका था और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने विपक्षी दलों की धड़कनें और तेज कर दी हैं। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले पर चुनाव आयोग से सवाल किया और आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता देने पर सवाल उठाए, जिस पर चुनाव आयोग के वकील ने जवाब दिया कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती, इसलिए इसे पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। चुनाव आयोग के पक्ष में बयान देते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि आयोग को अपनी प्रक्रिया पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर 3 घंटे तक सुनवाई चली, जहां याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नागरिकता की जांच हो रही है जो कानून के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने विपक्ष को एक बड़ा झटका देते हुए कहा कि साबित कीजिए कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। हम चाह रहे हैं जो हताशा, अराजकता, क्योस का माहौल है, जहां हर व्यक्ति के सर पे तलवार लटक रही है कि 25 दिन के अंदर उसे तमाम दस्तावेजों को मीट करना, वो भी सिर्फ वही 11 जिनके बनने में जिन दस्तावेजों का प्रयोग होता है उनको इस 11 में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? Certainly that itself is a biggest thing from the Supreme Court. Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process. विपक्षी दल इस फैसले को लेकर उबल पड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के सवालों को दरकिनार कर दिया। दरअसल ये वही विपक्ष है जो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के वोटों पर चुनाव जीतने की मंशा रखता है। विपक्षी दलों के इस हंगामे के बीच अब सवाल ये उठने लगा कि क्या देश के असली वोटर्स को चुनाव में शामिल होने का मौका मिलना विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? क्या सत्ता की बागडोर छिन जाने का डर विपक्ष को चैन से सोने नहीं दे रहा? क्या ये वही विपक्ष है जो जनता की असल इच्छाओं को दरकिनार कर सिर्फ अपनी सत्ता का लोभ रखता है? इलेक्शन कमीशन को मतलब इलेक्टोरल की लिस्ट बनाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जहां जिन लोगों ने अपना वोटिंग में नाम नहीं दिया है उनको वोटिंग में अपना नाम डालने का पूरा अधिकार है और उसका रिव्यू करने के बारे में भी मतलब उनको अधिकार है। अगर कोई वहां घपला हुआ होगा, अगर कोई मतलब जानबूझकर लोगों ने ज्यादा नाम दिए होंगे तो उसकी जांच करने का उनको पूरा अधिकार है। कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं।
और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? देखिए, वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो, इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया है, लेकिन इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में कराया जा रहा है, तो इससे आपत्ति क्यों? जब कांग्रेस कराती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब एनडीए के समय में होता है तो ये देश को कैसे कमजोर, लोकतंत्र कैसे कमजोर करने वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया। देखिए, सिर्फ और सिर्फ सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस चाहती है किसी तरह से सत्ता में आना, उसके लिए फर्जी वोट के सहारे भी अगर सत्ता में आना पड़े तो कांग्रेस को इससे गुरेज नहीं। जिन घुसपैठियों के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ रहे हैं, क्या वो नहीं जानते कि ये वही घुसपैठिए हैं जिन्होंने वर्षों से बिहार की राजनीति को कमजोर किया? अब सवाल ये है कि क्या 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार की सत्ता में भूचाल ला सकता है? क्या विपक्ष इस फैसले से सीख लेगा या फिर अपने तुष्टीकरण की राजनीति में ही उलझा रहेगा? हालांकि बिहार की राजनीति और सत्ता की बागडोर के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सटीक दिशा दिखाएगा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बिहार में एक नए राजनीतिक मोर्चे की शुरुआत होगी या फिर विपक्ष अपनी पुरानी चालों में ही उलझा रहेगा? 28 जुलाई का दिन बिहार की राजनीति में एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 28 तारीख का दिन बेहद खास आएगा, बिहार की राजनीति में नया मोड़ ही लाएगा, लेकिन केवल बिहार की राजनीति में ही नहीं, क्योंकि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये अगर कहा जा रहा है कि नागरिकता की पहचान है, तो फिर बिहार के बाद बारी पश्चिम बंगाल की भी आएगी, बारी उन राज्यों की भी आएगी जहां पर लगातार चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये फर्जी वोटर्स यानी घुसपैठियों की सफाई का आधार है। मत में बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही जो वोटर लिस्ट की सत्यापन की प्रक्रिया है, जो पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया है, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उस पर रोक नहीं लगाई है। बिहार में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर उठी बहस पूरे देश की राजनीति में हलचल लेकर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मसले पर अहम सुनवाई कर चुका है और टिप्पणी भी काफी अहम रही है। अब हम उस टिप्पणी की भी बात करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 अहम सवालों के जवाब भी मांगे हैं। एसआईआर पर कोई रोक नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण ऐसे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए हैं। विपक्ष जहां इस पूरे प्रोसीजर को, इस प्रक्रिया को जल्दबाजी और मनमानी करार दे रहा है, वहीं आयोग ने इसे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी करार दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसा शब्द गढ़ा है जो संविधान या कानून में कहीं नहीं है। वकील गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि आयोग न तो आधार कार्ड न ही वोटर आईडी को नागरिकता का प्रमाण मान रहा है, जिससे आम नागरिकों, खासकर कि गरीबों को परेशानी हो रही है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट में सवाल उठाए कि नागरिकता तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है, आयोग ये काम नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि केवल 3 श्रेणियों यानी गैर नागरिक, मानसिक रूप से अक्षम और सजा याफ्ता को ही वोटर लिस्ट से बाहर रखा जा सकता है, और फिर भी आयोग अपने अधिकारों का विस्तार कर रहा है। चुनाव आयोग की ओर से इसके बाद पूरी बात रखी गई। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 324 इस प्रक्रिया के लिए इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के सूची से नहीं हटाया जाएगा, और खास तौर से
क्योंकि अनुच्छेद 324 का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें साफ तौर पर है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के रिवीजन का अधिकार रखता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद नागरिक को आपत्ति जताने और स्पष्टीकरण देने का पूरा मौका मिलेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाया, माना कि आयोग की प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में है, लेकिन पारदर्शिता और समयबद्धता बेहद आवश्यक होती है, इसलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने यह अहम टिप्पणी की, लोग वर्षों से वोट डालते आ रहे हैं तो अब उनसे दोबारा नागरिकता क्यों मांगी जा रही है। अब यह मामला और अहम हो गया है, क्योंकि आयोग ने साफ कर दिया है कि यह अभियान बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला है। अगली बार असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे जगहों पर भी जहां 2026 में चुनाव होने हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में जहां 2027 तक यह कवायद चलने वाली है, यानी पूरे देश में स्क्रीनिंग अभियान जरूर चलाया जाएगा। शुरुआत बिहार से हो रही है। आयोग स्पष्टता के साथ ये कह चुका है कि उनकी तरफ से ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि उन राज्यों को, जिन राज्यों में ये रिवीजन हो रहा है, उन राज्यों के जो असल राज्यवासी हैं उनके अधिकारों पर जो हनन कर रहे हैं घुसपैठिए, जो फर्जी वोटर्स, उनसे मुक्ति मिल सके, उनसे छुटकारा मिल सके, हमारे देश से घुसपैठियों की पहचान भी होकर उनको खदेड़ा जा सके। यानी कुल मिलाकर फर्जी वोटर्स को सामने लाने के लिए ये अहम प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन जो सवाल अभी हमने आपके सामने रखे, उन सवालों का जवाब देने के लिए 28 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। उस दिन भी अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को पूरी ये जो कवायद है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 60% तक काम हो चुका है, बाकी का काम भी बहुत जल्द हो जाएगा। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 25 तक सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद स्क्रूटनाइज करके उन तमाम सवालों के जवाब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। तो ऐसे में स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अपनी इस प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है, और इस प्रक्रिया में अगर किसी भी तरीके का इफ एंड बट्स है, किसी तरीके की क्वेरी है, किसी तरीके की शंका है, तो चुनाव आयोग की तरफ से इसके लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। इसके साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि बीएलओ और बीएलए यानी जो पार्टियां हैं उनके भी एजेंट शामिल हैं, इसलिए इस प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी पर किसी भी तरीके का सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं से इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंग देता है। अब इस पर राजनीति कहां आगे बढ़ेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आइए अब इसी खबर के साथ अगली खबर की तरफ भी चढ़ते हैं कि क्यों इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, क्यों इस देश में एसआईआर जैसी प्रोसीजर को नियमित करने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि इस देश को घुसपैठिए घुन की तरह खा रहे हैं। जरूरत इसलिए है क्योंकि इस देश में खास तौर से जो इसकी अस्मिता है, जो हिंदुस्तान, जो हिंदुओं का, बहुसंख्यकों का है, उनकी पहचान को घुन की तरह ये घुसपैठिए खा रहे हैं। ये फर्जी वोटर्स उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, और न केवल मुश्किलें बल्कि सीधे सीधे धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी समस्याओं को भी सबसे बड़ा जो आधार दे रहे हैं, खाद पानी देने का काम कर रहे हैं, वो यही घुसपैठिए हैं, यही जिहादी हैं। आज एक बार फिर से ऐसे ही जिहादी के गुनाहों की काली सच्चाई लगातार उजागर हो रही है। परत दर परत एक ऐसा जिहादी जो हमारे समाज की जड़ को खोखला करने की साजिश रच रहा था, और जिसे सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही बेनकाब किया। छांगुर पीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का गढ़ बन चुका छांगुर पीर का साम्राज्य धूल में मिल रहा है। योगी सरकार का बुलडोजर इस्लामिक आतंक और धर्मांतरण की कट्टर साजिशों की दीवारों को चकनाचूर कर रहा है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हिंदू समाज की बेटियों को निशाना बनाकर उनकी धर्म, उनकी संस्कृति और
उनके सम्मान को रौंदने की नापाक कोशिश की। लेकिन सुदर्शन न्यूज की पहल, सुदर्शन न्यूज के अभियान, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की तरफ से छांगुर पीर के खिलाफ उठाई गई बुलंद आवाज और अब योगी सरकार की सख्ती ने इस पूरे के पूरे काले साम्राज्य को, इस पूरे काले कारनामे को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 सालों से चल रहा ये गंदा खेल, छांगुर का गैंग जो गरीब, असहाय और भोली भाली हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था, वो इस्लामिक कट्टरता का जहरीला सांप है जो हमारे समाज को डसने की फिराक में था। नीतू उर्फ नसरीन जो खुद हिंदू थी, इस गैंग की ब्रेन वॉश मशीन बनकर उभरी। वो पीड़ित बनकर लड़कियों को बहलाती फुसलाती, कहती कि मैं बीमार थी, बाबा से मिली तो सब ठीक हो गया। ये झूठ, ये धोखा, ये कट्टरता का जाल सिर्फ एक मकसद के लिए था, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण। इस्लामिक प्रचार सामग्री, डिजिटल दस्तावेज और शपथ पत्रों के जरिए ये गैंग हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश रच रहा था। लेकिन अब यूपी एटीएस की पैनी नजर और योगी सरकार की लोहे की मुट्ठी, दोनों ने ही इनके नापाक इरादों को कुचल दिया है। छांगुर जो कभी सड़कों पर भीख मांगता था, जो कभी अंगूठियों को बेचा करता था, उसका छोटा व्यापार करता था, आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बना? जवाब साफ है, विदेशी फंडिंग और हवाला का काला धन। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि इस गैंग ने 40 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया। खाड़ी देशों से आने वाला ये पैसा इस्लामिक आतंक और धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रहा था। छांगुर और उसके गैंग ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की ताकि इस काले साम्राज्य को और मजबूत किया जा सके। लेकिन अब ये काला साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है। इसकी अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और बलरामपुर की उस आलीशान कोठी पर योगी का बुलडोजर तीसरे दिन भी गरजता रहा। जो सरकारी जमीन जिस पर अवैध कब्जे का प्रतीक ये आलीशान जो इसने पूरा साम्राज्य, काला साम्राज्य फैलाया था, इसे पूरी तरह से ध्वस्त करने का संकल्प ले लिया गया है। 60% से ज्यादा हिस्सा धूल में मिल चुका है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने साफ कहा कि छांगुर का गैंग 15 साल से, 1-2 साल नहीं, बीते 15 साल से हिंदू समाज को छल रहा था और अब इनके नेटवर्क, इनकी फंडिंग और अवैध संपत्तियों की हर परत खोली जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने भी इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को चकनाचूर किया जाएगा। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी या बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है, यह हिंदू समाज की अस्मिता की रक्षा का संकल्प है। सुदर्शन न्यूज की मुहिम ने इस जिहादी साजिश को बेनकाब किया और अब ये गुनहगार सलाखों के पीछे है। हमारे समाज को तोड़ने की इस कट्टर साजिश के खिलाफ सुदर्शन न्यूज का चक्र और तेज होगा। ये इस्लामिक आतंक का नकाब उतारने का समय है। हम चुप नहीं बैठेंगे और न ही हिंदू समाज को बिखरने देंगे। योगी का बुलडोजर और सुदर्शन की बेबाकी इस काले साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। जरूरत है हिंदुओं के संगठित होने की। हिंदू संगठित होगा तो ऐसा कोई भी षड्यंत्रकारी हमारी अस्मिता पर प्रहार करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए संगठित होना है, खुद को बचाना है, हिंदू समाज को बचाना है, हिंदू राष्ट्र को बचाना है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम सियासत के सफर पर भी चले थे, तो सियासत से जुड़ी हुई एक और खबर है जिससे आपको बाखबर करना हम जरूरी समझते हैं। बुधवार का दिन और बुधवार को राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया था। तस्वीरें आपको याद होगी कल की। इसका असर कितना हुआ ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस पूरे आयोजन का, ये जो बंद का
आह्वान किया गया था, जाते जाते वास्तविक चेहरे को भी उजागर कर गया ये बंद, क्योंकि बुधवार की रैली में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को अपमानित किया गया। दोनों नेता राहुल गांधी की मंचनुमा गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उस गाड़ी में जगह नहीं मिली जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पहले से मौजूद थे। यह घटना सिर्फ अपमान का प्रतीक नहीं, बल्कि ये कांग्रेस और आरजेडी के अंदर की असल राजनीति को उजागर करती है, जिनके भीतर एक असल ऐसी मानसिकता काम करती है जो केवल वही आगे बढ़ा सकते हैं जो गांधी और लालू परिवार से संबंध रखते हो। जो नहीं रखते उन्हें बस एक घिसे पिटे चश्मे से देखा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो तेजस्वी यादव कन्हैया और पप्पू यादव को अपनी राजनीति के लिए खतरा मानते हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों ही राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन ये तेजस्वी को मंजूर नहीं, और यही पप्पू और कन्हैया के अपमान की बड़ी वजह बनता है। अब ये तस्वीरें कहां तक बिहार की राजनीति में आने वाले समय में नए अध्याय, नए पन्ने खोलेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।